हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम मोशन के रीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन हमारा होता क्यों है। मोशन का रीज़न होता है फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन ने हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट और कई सारे उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे, उनकी वजह से हमें मोशन को समझने में बहुत सारी हेल्प हुई। तब हम फोर्स के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन होता है द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हमारा फोर्स अप्लाई किया जाता है, यानी कि पुश और पुल, उसे खींचा या धकेला जाता है, तो उसमें उसके स्टेट यानी अवस्था और उसके पोजीशन में हमारा कुछ न कुछ चेंज देखा जाता है। तो इस पुश और पुल को ही हम फोर्स के नाम से जानते हैं। फोर्स के इफेक्ट के बारे में बात करें तो फोर्स हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ चीज़ों में प्रभाव डालता है। जैसे उसके स्टेट को ये चेंज करेगा, उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा कोई किसी वेलोसिटी के साथ जब ट्रेवल कर रहा है, तो हम फोर्स अप्लाई करके उसके वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं। इसके बाद हम बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं। बैलेंस फोर्स में हमारा होता क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी दो अपोजिट साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी में कोई भी चेंज नहीं देखा जाता है। तो इसी फोर्स को हम बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। और अनबैलेंस फोर्स में होता क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे हम दो अपोजिट साइड से अनइक्वल फोर्सेस यानी कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्स के साथ अगर हम उसे धक्का देंगे या खींचेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देगा। तो उस फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स ही हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज का रीज़न है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमारा बैलेंस फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं देखा जाता है। देन हमारे इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक आता है लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने गैलीलियो के कुछ आइडियाज़ और उसके कुछ प्रेजेंट किए हुए कुछ थ्योरीज़ को पढ़ा, और उससे हमें 3 लॉज दिए। इन लॉज को हम न्यूटन्स के मोशन लॉज के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम देखते हैं। इसमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें यह बोला जाता है कि जब भी किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होगा वो उसमें इस अनबैलेंस फोर्स को रेसिस्ट करेगा। यानी कि उसमें जो जड़त्व होता है वह उस ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंज का प्रतिरोध करता है। इस लॉ को अगर हम अनदर वर्ड में देखें, तो इसमें होता क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हमारा जब फोर्स अप्लाई होता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा जानते हैं कि वह सभी ऑब्जेक्ट हमारे नेचुरल स्टेट में यानी कि रेस्ट में रहना चाहते हैं, और अगर उन पर कुछ फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो वह उनका विरोध करते हैं। तो इसलिए इसे हम जड़त्व के नियम के बारे में भी जानते हैं, यानी कि जड़त्व यानी इनर्शिया। यह हमारा होता है किसी भी बॉडी के मास के रीजन की वजह। किसी भी बॉडी का हमारा जो इनर्शिया होता है वह उसके मास पे डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, तो उस बॉडी पे हमारा इनर्शिया होगा ज़्यादा, और किसी भी बॉडी पे अगर हमारा उसका मास कम है, तो उस बॉडी पे जो जड़त्व यानी कि इनर्शिया होता है वह हमारा कम होता है। तो जिस बॉडी का इनर्शिया कम होता है, उसमें अगर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें, तो उसमें हमें कम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस बॉडी का जड़त्व ज़्यादा होता है, तो उस पर अगर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें, तो उसके लिए हमें ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होगी। इनर्शिया के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस दे रेसिस्ट द चेंज ऑफ देयर नेचुरल स्टेट। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, greater inertia for large magnitude object and lower inertia for less magnitude object is that inertia directly proportional to mass. When inertia increases, mass will increase, and mass is increases, inertia also increases. इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें। पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि जब भी हम किसी बस या ट्रेन में हम जब भी ट्रेवल करते रहते हैं, तो अगर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होता है वो अगर अचानक रुक जाता है, तो हम आगे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं।
ये हमारा इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी इनर्शिया के कारण ही होता है। इसमें हमारा होता क्या है कि जो हमारा बॉडी होता है वो व्हीकल के साथ साथ मोशन में रहता है, और अगर अचानक जब व्हीकल रुक जाती है तो हमारा जो एक बॉडी का जो एक हिस्सा होता है वो भी रुक जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो हमारा होता है वो मोशन में ही होता है, जिसकी वजह से हम आगे की ओर थोड़े झुक जाते हैं। इसके अनदर एग्जांपल के बारे में बात करें तो हम एक गिलास के ऊपर एक कार्ड को रखते हैं और उस कार्ड के ऊपर एक हम कॉइन को रखते हैं, और स्लाइटली यानी हल्के से हम उस कार्ड को पुश करके दूर धकेल देते हैं और जो हमारा सिक्का होता है वो गिलास में गिर जाता है। इस एग्जांपल में हुआ क्या कि जब उस कार्ड पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो कार्ड तो हमारा मोशन में आ गया, लेकिन जो हमारा कॉइन था वो हमारा रेस्ट पोजीशन में ही था, तो मोशन की वजह से वो कार्ड हमारा आगे की ओर चला गया और जो हमारा कॉइन था वो उस गिलास में गिर गया। अब हम मोशन के सेकेंड लॉ को देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बोला क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस मोशन के सेकेंड लॉ में हमें ये बोला गया कि जो हमारा रेट एंड चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का उस अनबैलेंस फोर्स जो उसमें अप्लाई हुआ है उसके डायरेक्शंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो हमारा फोर्स होगा वो मास और एक्सेलरेशंस का प्रोडक्ट होता है। इसका फोर्स का जो हमारा ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन होता है, और इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद हमारा आता है मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमारा मोमेंटम यानी कि संवेग होता है उसका मीनिंग होता है, संवेग का मीनिंग होता है जो हमारा जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी होगा। ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसके जैसा यूनिट के बारे में बात करते हैं इसका जैसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड गेट एक्सेलरेटेड। जब भी किसी बॉडी पे हमारा जो बाह्य फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में हमारा वेलोसिटी में चेंज होता है और वो बॉडी हमारा एक्सेलरेट हो जाता है यानी कि त्वरित हो जाता है। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलने वाले फोर्स के फार्मूला के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखते हैं। सपोज a mass of an object is m and its initial velocity u and final velocity is v. The initial and final momentum of the object will be p1 equal to mu and final momentum equal to p2 equal to mv. The change in momentum is directly proportional to p2 minus p1 is that mv minus mu. Then m is common and v minus u. The rate of change of momentum is directly proportional to m v minus u by t. v minus u by t is equal to a is that acceleration, or the applied force F is equal to directly proportional to m into v minus u by t equal to F equal to km into v minus u by t. F equal to kma. K is a proportionality constant when mass of an object is 1 kg and acceleration is equal to 1 meter per second square, then k equal to 1 and force equal to mass and acceleration. अब हम मोशन के सेकेंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स के देखते हैं। इसमें और पहला एग्जांपल आता है कि तेज़ी से आ रही गेंद को हमारा कोई फील्डर जब भी उसे कैच करता है तो उसे वो कैच करने के लिए सबसे पहले उसे पकड़ के थोड़ा पीछे की ओर ले जाता है, जिसकी वजह से उसके एक्सेलरेशन में थोड़ा डिक्रीज़ होता है और उस फील्डर को उस बॉल को कैच करने में आसानी होती है। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता क्या है कि जब भी से हम ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे हमें उसी टाइम वही मैग्नीट्यूड का फोर्स हम पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है। इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बोला गया कि हमारे जो दो फोर्स होंगे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे जो वर्क कर रहे होंगे उनके जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ डिफरेंट होगा। इन फोर्स को एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो हमारा पहला एग्जांपल आता है कि व्हेन वी अप्लाई ए मस्कुलर इफर्ट
on road to walk, then the road also exert an equal and opposite force on our feet to make we move forward. तो जब भी हम किसी रोड पे चलने के लिए जब हम उस पर अपने पैरों के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम जो रोड होता है वो भी हम पे हमारे पैरों पे एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से वह हम आगे की ओर चल पाते हैं। इसके दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। दिस रिजल्ट रिकॉइल ऑफ द गन। जब कोई गन को चलाया जाता है या उस गन से फायर किया जाता है तो वो उस बुलेट पे हमें एक आगे की ओर फोर्स अप्लाई होता है और वह बुलेट उसी टाइम पीछे की ओर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से गन में रिकॉइल का वर्क फंक्शन होता है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा होता है कि द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them. This is known as law of conservation of momentum. The total momentum of the two objects is unchanged or conserved by the collision. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें ये बोला गया है कि जब भी किसी दो वस्तुओं पे हमारे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस अप्लाई फोर्स में जो हमारा जो मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू फोर्स अप्लाई करने से पहले और फोर्स अप्लाई करने के बाद दोनों सेम होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं देखा जाता है। जैसे कोलिजन से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई दो बॉडी है और उनका मास एम है तो इनमें जो हमारा पहला बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो हमारे यू ए होगा और दूसरा बॉडी का जो मोमेंटम होगा यू बी। और ये बॉडी एक दूसरे पे जो हमारा फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स हमारा ये होगा F इक्वल टू एफ ए बी। यानी कि जो हमारा फोर्स ए पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो बी के थ्रू हो रहा है और जो बी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह ए के थ्रू हो रहा है। कोलिजन के बाद अगर हम बात करें इसमें हमारा कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो हमारा वी ए और वी बी होगा। यानी इसमें जो हमारा वी ए और वी बी जो है हमारा वी ए और वी बी हमारा जो फाइनल मोमेंटम है और यू ए और यू बी जो हमारा था वो हमारा इनिशियल मोमेंटम था। तो हमारा जो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम होगा जो कोलिजन में हो रहा है यह दोनों का वैल्यू हमारा कोलिजन के पहले और बाद में हमारा इक्वल ही होता है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। I hope you understand force and its laws of motion and give your feedback on comment box.